तो फ्रेंड्स घड़ी इशारा कर रही है 7 बजे रात का और समय हो चला है यूपी पुलिस जीके जीएस स्पेशल बैच से मुलाकात का। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के जीके जीएस के सेशन में। और हमारा जो यह जीके जीएस का बैच है फुल्ली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको यूपी पुलिस में आने वाले जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं संभावित क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और यह क्लास प्रतिदिन आपको इवनिंग में 7 बजे इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। 7 बजे इवनिंग में इस चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाए अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा रहेगा, प्रतिदिन लाइक शेयर कमेंट किया करेगा, उसे एग्ज़ाम से पहले हमारी तरफ से एक गिफ्ट अनाउंस किया जाएगा। एक गिफ्ट दिया जाएगा प्रथम टॉप 10 स्टूडेंट को। टॉप 10 स्टूडेंट जो कि प्रतिदिन लाइक शेयर कमेंट करेंगे, उन्हें एक गिफ्ट दिया जाएगा, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होगी, पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। और हमारा यह सेशन अब के आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे कि आपके एग्जाम में छपेंगे ही तो छपेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा डेली मॉर्निंग में 4 बजे हमारे करेंट अफेयर्स के सेशन को भी जरूर ज्वाइन किए। वह सेशन से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपका करेंट अफेयर्स का डर खत्म होगा। और आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में करेंट अफेयर्स से भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसका भी निपटारा हो जाएगा उस क्लास से। तो ये दोनों क्लास अपनी यूपी पुलिस में कांस्टेबल में एक सीट सिक्योर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों क्लास को देखिए और एक सीट को सिक्योर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, और आज की सेशन को मैंने डिज़ाइन किया है हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि आज के जो 20 क्वेश्चन है वह आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे। और इसी तरह सब्जेक्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराते चलूँगा। आज हिस्ट्री करा दे रहा हूँ, कल आपको ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर अगले दिन आपको पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर उस अगले दिन साइंस का जो पोर्शन रहता है उसका मिक्सअप चलेगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा, फिर एक दिन पूरा कंबाइंड पोर्शन रहेगा, यानी संडे को आपका पूरा कंबाइंड रहेगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी प्लानिंग को। अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो अभी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, अभी तो विज्ञापन दिया जा रहा है, तो 100% इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अभी से ही क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो और अपने मित्रों में शेयर करो। जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब में शेयर करो, क्योंकि अभी से अगर तैयारी करोगे तो ही आप अपने एक सीट को सिक्योर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का बहुत बढ़िया रोल रहता है, बहुत अच्छे मार्क्स के यहाँ पे जीके जीएस पूछे जाते हैं। लगभग आपके 38 क्वेश्चन जीके जीएस के अप्रोक्स में आते हैं। तो उन क्वेश्चन को अगर आप सही से अरेंज करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना होगा बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ प्रतिदिन रात्रि के 7 बजे। और करंट अफेयर्स के लिए प्रतिदिन मॉर्निंग में 4 बजे जुड़कर अपने एक सीट को कंफर्म कर लें। तो हमारा जो नारा है कि अब की बार वर्दी हमारा है, इस नारे को सही बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा की खुदाई में जितने भी साक्ष्य मिले उसमें बड़े छोटे लोगों के घर एक दूसरे के समीप मिले। यद्यपि वहाँ पर जो था आपका लोगों का वर्ग विभाजन था, यानी कि जो कास्ट सिस्टम था वहाँ पे भी था, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं था, यानी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यानी कि बड़े जाति और छोटे जाति का जो घर था, मकान था, वो दोनों का मकान एक साथ मिले, जिस कारण हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको हमने समतावादी व्यवस्था नाम दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा की सभ्यता कौन सी व्यवस्था थी? तो समतावादी व्यवस्था थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज स्वामी दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो आपका स्थित है वो आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। इसी तरह मैं हर एक क्वेश्चन की बाल की खाल निकाल कर आपको स्टडी कराते चलूँगा, जिससे आपका हर दिन और हर क्वेश्चन के साथ आपका जो बेहतरीन हो सके, हर दिन बेहतरीन हो, हर क्वेश्चन बेहतरीन हो, और हर क्वेश्चन के साथ आप बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीख पाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा मेहनत
पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके और गिव अवे प्राप्त करने के लिए कमेंट भी जरूर किया करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए सही कथन इनमें से कौन सा है? तो चलिए सारे कथन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमारा पहला कथन है, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें माना जाता था। यानी कि घोड़े बलिदान के लिए माना जाता था, ये तो नहीं होगा। गाय उनका पवित्र पशु था, यह भी नहीं है। संस्कृत आमतौर पर स्थित था, यह भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? पशुपति द्वारा उनके द्वारा पूजा जाता था। तो पशुपति अर्थात पशुपति शिव की जो पूजा थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी। और पशुपति शिव का इतना बड़ा क्रेज था उस समय के लोगों में कि वहाँ पे जो सिक्के के साक्ष्य मिले थे ना, उस सिक्के पर भी पशुपति शिव की मूर्ति स्थित रहती थी। मतलब कि अभी के नोट में हमारे गांधी जी स्थित रहते हैं, उसी तरह वो उस समय के जो सिक्के मिले थे हड़प्पा सभ्यता में की खुदाई में, वहाँ पर पशुपति शिव की जो मूर्ति थी वह भी स्थित रहती थी उस सिक्के पर। तो यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? पशुपति शिव की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा की जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा मोहरे। करीब अब तक 2000 मोहरे सिंधु घाटी की खुदाई में से प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से 1200 मोहरे जो है वह अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसमें जो था क्वेश्चन आपका, कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक था, तो आपका राइट आंसर मोहरे हो जाएगा। मोहर ही द्योतक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो भारत में जो था वह सबसे पहले खोजा गया जो शहर था वो हड़प्पा शहर था। हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर था जो कि भारत में सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा शहर, जिसकी खोज मैंने बता दिया राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ को लिख कर याद करिएगा, क्योंकि यदि आप चीज़ों को लिख देते हो ना तो बढ़िया से याद हो जाती है। अब मैं जितने इसीलिए तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। आपके एग्ज़ाम जो होंगे ना आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो लगभग जाएंगे तो आपके मार्च जाएंगे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आएंगे, 1 महीने तक फॉर्म फिलअप होगी, उसके बाद ही आपके 2-3 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च तक चला जाएगा। तो मार्च तक मैं आपको कुल 7300 के अप्रॉक्स प्रश्न करा दिया रहूँगा, कुल 7300 से प्लस प्रश्न करा दिया रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी कोशिश रहेगी और इस सेशन को बढ़ाए। जिस तरह से आपका पॉजिटिव कमेंट आएगा तो मैं इस सेशन को और लंबा करूँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड किया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई? तो हड़प्पा की खुदाई में कौन सा चीज़ नहीं पाया गया यह आपको बताना है। तो हड़प्पा की खुदाई में जो नहीं पाया गया वह नहीं पाया गया आपका शिखर रहित मंदिर। शिखर रहित मंदिर जो था वह हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाया गया। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, उसकी विशेषता थी वहाँ की व्यवस्थित नलियाँ थी, वहाँ पे जलाशय था, यानी कि वहाँ पे जल निकलने की भी व्यवस्था उत्तम थी। फिर वहाँ पे जो नगर थी वह 2 टीलों में अर्थात किलों में विभाजित रहती थी। लेकिन वहाँ पे शिखर रहित मंदिर के अर्थात मंदिर का ही कोई साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के लोगों से नहीं मिला। इस कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा शिखर रहित मंदिर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में नहीं पाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि गार्गी मैत्रेयी और कपिला का घर था, यानी कि गार्गी मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था, यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि गार्गी मैत्रेयी और कपिला कौन थी। तो गार्गी मैत्रेयी और जो कपिला थी वह एक विदुषी महिला थी। कौन थी? विदुषी महिला थी। और इनका जो घर था वो घर मिथिला में था। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल में पड़ता है। तो गार्गी मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? मिथिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद में ही ना प्राचीन वैदिक युग सभ्यता के बारे में सूचना दी जाएगी।
तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में आपके प्राचीनतम वैदिक युग सभ्यता की सूचना दी गई। आपको बता दें कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ठीक है, और 1028 आपके सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। तो अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं और कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है। तो सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प अर्थात कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो आर्य जो लोग थे, वे जो आर्य लोग थे उन लोग के सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता थी, जिनमें जो अवशेष मिले उसमें आपके मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण के अवशेष मिले, बढ़ई गिरी का अवशेष मिला। और आर्य लोग जो थे वे लोहा के से परिचित नहीं थे, अर्थात लोहे के औजार का उपयोग आर्य लोग नहीं करते थे, यानी कि लोहा से परिचित नहीं थे। वे लोग परिचित किस चीज़ से थे, तो वे लोग परिचित थे आपके तांबा से। तो लोहा से परिचित नहीं होंगे तो आपके लुहार नाम के जो कारीगर होंगे उनका तो उपयोग वो लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोहा से जो परिचित नहीं होगा वो लुहार से कैसे परिचित होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुहार। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते जो था वो लिया गया था आपका मुंडकोपनिषद उपनिषद से, ठीक है। और इस जो भारतीय शासन का प्रतीक जो था, यानी कि शासन में जो यह शब्द लिया गया, यह शासन के लिए शब्द लिया गया आपके सारनाथ के किले से। सारनाथ का जो किला था उस पे आपका लिखा था सत्यमेव जयते, और वहीं से आपके भारतीय शासन में यह शब्द लिया गया। और सारनाथ पर जो शब्द था वह मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया। तो इस कारण सत्यमेव जयते का संबंध किससे है, तो मुंडकोपनिषद उपनिषद से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो अवंतिका के नाम से जो जाना जाता था वह आपका मालवा नामक क्षेत्र जाना जाता था। यह जो क्षेत्र था यह 2 पार्ट में विभाजित था, एक उत्तरी अवंतिका और एक दक्षिणी अवंतिका। उत्तरी अवंतिका का जो राजधानी था उज्जैन था, ठीक है, और दक्षिणी अवंतिका का जो राजधानी था वो था आपका महिष्मती। आपने फिल्म बाहुबली दिखा होगा, जय महिष्मती का नारा आपने सुना ही होगा। तो वही महिष्मती, उसी महिष्मती की बात की गई है इस फिल्म में, यानी कि प्राचीन काल का जो अवंतिका था वह अब प्रेजेंट टाइम में मालवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक किस चीज का संप्रदाय था। तो बुद्ध के समकालीन का एक संप्रदाय था आजीवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, वह कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश का जो शासक था, हर्यक वंश का शासक कौन था, तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, ठीक ना। बिंबिसार और हर्यक वंश की स्थापना भी इसी ने की थी। तो हर्यक वंश के शासक और उसकी स्थापना करता बिंबिसार को उसी के पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी, जिस कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाने लगा। अजातशत्रु को क्या कहा जाने लगा, पितृहंता कहा जाने लगा, अर्थात पिता को मारने वाला कहा जाने लगा। और अजातशत्रु ने तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी का नारा तो आपने सुना ही होगा। तो अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उदायन। उदायन पुत्र था अजातशत्रु का जो पुत्र था वह उदायन नाम था। तो अजातशत्रु के पुत्र ने अर्थात उदायन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जैसा का तैसा हिसाब बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो सिकंदर का एक सबसे फेमस युद्ध था, ठीक है। सिकंदर का सबसे फेमस युद्ध जो था वह 326 बीसी का, कब 326 बीसी का था। और यह जो युद्ध था यह पौरव के राजा पोरस के साथ था, पौरव के राजा पोरस के साथ था। और जिस कारण झेलम नदी के किनारे इन दोनों की सेना ने आमने सामने पड़ाव डाला था। और जिस युद्ध को वितस्ता के युद्ध से भी जाना जाता है। तो वितस्ता का युद्ध किन दो
देश के नेताओं के बीच हुआ, सॉरी किन दोनों के बीच हुआ? तो वितस्ता के युद्ध जो हुआ वो सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच हुआ था। और यह किस नदी पर हुआ? तो झेलम नदी पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो जो यहाँ पे वंश दे रखे हैं वे क्रमानुसार व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका आया वो आया आपका हर्यक वंश। ठीक है, यह कब से कब तक रहा मगध में? तो 544 से लेकर 412 BC तक यह रहा। उसके बाद जो वंश आया शिशुनाग वंश आया, जो कि 412 BC से लेकर 344 BC तक शासन किया। फिर उसके बाद आपका नंद वंश आया, जिन्होंने 344 BC से लेकर 322 BC तक शासन किया। और अंत में जो आया वह आया मौर्य वंश, जिन्होंने 323 BC से इस पर शासन करने लगा। सॉरी, यहाँ पे 323 हो गया और यहाँ पे 322 BC। मौर्य वंश 322 BC में आया और शासन किया, जिसके प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे यानी शासक, और अंतिम शासक वृहदरथ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर, तो चलिए जैनियों के तीर्थंकर को सबसे पहले समझते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर, जिसमें पहले तीर्थंकर जो हुए वे ऋषभदेव हुए। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर आपके पारस्वनाथ हुए। और जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर था वो हुए महावीर स्वामी, और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके बाद जैन धर्म के कोई तीर्थंकर नहीं सामने आए, यानी इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणिलेखई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल भाषा का जो यह दोनों ग्रंथ है, यह दोनों ग्रंथ आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन ग्रंथ? शिल्पाधिकारम और मणिमेलखई, यह दोनों ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह 483 BC में हुई थी। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी। कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हिरण्यवती नदी के किनारे हुई थी। और हिरण्यवती नदी कहाँ पर था? तो हिरण्यवती नदी कुशीनगर में स्थित था, और जिस कारण भगवान बुद्ध की अंतिम सांसें कुशीनगर में ली गई, और इसी को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत स्थित था? तो गंधार कला का जो विकास था वह कुषाण शासकों के समय में हुआ था। कुषाण शासकों के समय में गंधार कला का विकास हुआ था। गंधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। इस शैली के अंतर्गत बनी मूर्तियों का संबंध जो था वह महायान शाखा से था, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाने लगी। तो गंधार कला का संबंध किससे है? तो महायान शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माने जाने लगा? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेयी को माने जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज का 20 क्वेश्चन जो था वह समाप्त होता है यहीं पर। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे मॉर्निंग के सेशन जो प्रतिदिन 4 बजे आया करते हैं करंट अफेयर्स का, अपने बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उस सेशन को बहुत अच्छे से ज्वाइन करें और भारी से भारी संख्या में ज्वाइन करें। अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अपने मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,